नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट साथ ही सत्य हिंदी के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगी इस चर्चा में, जहां मेरे साथ मौजूद है पूर्व राजनयिक शरद सबरवाल साहब। आप पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत रह चुके हैं। खास करके आफपाक यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में इनकी पैनी नजर रहती है और पूर्व CIC भी रहे हैं। खालिस्तान का मुद्दा है क्योंकि कनाडा का एक प्रोमिनेंट थिंक टैंक है जहां पर पॉलिसी वगैरह पर रिसर्च किया जाता है, मैकडोनल्ड्स लॉरियर इंस्टीट्यूट। वहां एक नई रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट को बनाया है एक वेटरन जर्नलिस्ट टेरी इनफैक्ट मिलेवेस्की ने। और उसमें कहा गया है कि ये जो खालिस्तान का पूरा मूवमेंट है उसकी बैकिंग सीधे तौर पर पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। रिपोर्ट है जो टेरी मिलेवेस्की ने पब्लिश किया है। उन्होंने खालिस्तान को लंबे समय तक कवर किया हुआ है और इस रिपोर्ट में वो कहते हैं कि जो खालिस्तान का बस है उसे दरअसल पाकिस्तान चला रही है। भारत ने इस बात को बहुत लंबे समय से उठाया है, लेकिन इस रिपोर्ट में सबसे खास बात आपको जो टेकअवेज है वो क्या नजर आई, जो बातें अभी तक पब्लिक डोमेन में शायद नहीं है? देखिए, अगर ये फाइंडिंग जो आप बता रही हैं, मैंने रिपोर्ट पूरी तो नहीं देखी, लेकिन इसके बारे में जो रिपोर्ट्स आई हैं मीडिया में उनको देखा है। और जो आप फाइंडिंग बता रहे हैं कि खालिस्तान मूवमेंट पे जो भी आज हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान है, ये तो कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। ये बात जरूर है कि पंजाब में हमारे यहाँ मिलिटेंसी हुई 80s में, और वो भी आप जानती हैं कि उसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हाथ था। बहुत से लोग हमारे पंजाब से पाकिस्तान गए उस टाइम। पोरस बॉर्डर था, फेंस भी नहीं थी, उनकी ट्रेनिंग हुई, उनको आर्मामेंट्स दिए गए, और यहाँ तक के जो कलाशनिकोव का कल्चर वहाँ बन गया था उनके ट्राइबल एरियाज में पाकिस्तान में, अफगान जिहाद की वजह से वो हमारे पंजाब में एक्सपोर्ट किया गया। तो तब भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन फिर वो मूवमेंट जो थी इंडिया के अंदर, जो मूवमेंट थी, इट डाइड आउट। लेकिन पाकिस्तान की कोशिश हमेशा रही है कि उसको किसी ना किसी तरह जिंदा रखे, उसको चलाता रहे। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। मैं डिप्टी हाई कमिश्नर था जब, तो 1995 से 1999 तक पाकिस्तान में। तो हमारे पिलग्रिम्स जाते हैं वहाँ पे वेरियस ओकेजन, बैसाखी पे है, गुरु नानक देव जी के बर्थडे पे है, ये इन सब इवेंट्स पे वो जाते हैं। वहाँ हमेशा कोशिश होती थी कि कोई ना कोई खालिस्तानी लिटरेचर रहे, वहाँ प्रोपेगेंडा किया जाए। अब हमारे लोग इससे प्रभावित नहीं होते, लेकिन कोशिश उनकी हमेशा जारी रही। यहाँ तक कि हमारे जो जूनियर राजनयिक वहाँ जाते थे उस इवेंट के लिए, हमारे पिलग्रिम्स की मदद करने के लिए, उनको तंग किया जाता था। ये जब मैं हाई कमिश्नर था 2009 से 13 तक तो थोड़ा कम रहा। कुछ थोड़ा रिश्ता बेहतर हो गया था, उनकी अपनी टेररिज्म की बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ पिछले वर्षों में ये फिर जोर पकड़ा है पाकिस्तान की तरफ से। खास करके हमारा जो कश्मीर में स्टेप रहा 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद, और उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए कि इंडिया में तो इसका कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत सी डियास्पोरा है, सिख डियास्पोरा, जो कि दूसरे मुल्कों में, चाहे ब्रिटेन में हो या यूरोप में हो या कनाडा में, खास करके एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। उसमें कुछ ना कुछ उनको लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनकी गलत धारणा है इंडिया के बारे में, या कोई उनके व्यूज हैं, तो उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अच्छी बात है कि रिपोर्ट आई है कि कोई और भी कह रहा है जो हम कहते रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि ये फाइंडिंग जो है ये पुरानी हमें तो पहले से मालूम है। लेकिन सर जो बात यहाँ पे जो कनाडा की खुद अपने रवैये को लेकर भी है, जब जस्टिन ट्रूडो आए थे कनाडा के प्रधानमंत्री 2 साल पहले भारत, और उसके बाद एक पूरा का पूरा विवाद हो गया था कि उनकी टीम में, उनके एंटोराज में पूर्व जो है कन्विक्टेड ऐसे खालिस्तानी शख्स नजर आ रहे थे, उसको लेकर विवाद मचा था। लेबर पार्टी का जो रवैया है और लिबरल पार्टी का आपकी कनाडा में, क्या वो एक वक्त ऐसा था 2 साल पहले था कि उनकी लैंग्वेज सॉफ्ट हो गई थी खालिस्तानियों को लेकर, और अब वापस से जो है क्या वो रिकैलिब्रेट किया जा रहा है, उस पर दोबारा सोच ही जा रही है कि कैसे जो है ये रवैया बदलना चाहिए? देखिए, लिबरल पार्टी की ऐसा लगता है कि बहुत सपोर्ट है जो
इंडियन ओरिजिन की कम्युनिटी है वहाँ पे, उनकी पार्टी की वहाँ सपोर्ट काफ़ी है। तो आपको याद होगा, जैसा कि आपने कहा कि 2018 में जब ट्रूडो यहाँ आए तो इन चीज़ों पे बड़ी कंट्रोवर्सी थी, बल्कि उनके हाई कमिश्नर ने एक रिसेप्शन की और उसमें एक ऐसे शख्स को बुलाया गया जो कि मिड 80s में जिन पे इल्जाम था कि उन्होंने कोशिश की है कि इंडियन मिनिस्टर को असैसिनेट करने की, तो वो नजर आए उस रिसेप्शन में। तो ये कंट्रोवर्सी रही। फिर रिपोर्ट्स आई कि 2019 के जो उनके इलेक्शन हुए उससे पहले उनकी, जैसे हर मुल्क में टेररिज्म की एक रिपोर्ट बनाई जाती है, तो उनकी रिपोर्ट बन रही थी, उसमें रेफरेंसेस थे खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म पे। वो सब रेफरेंसेस निकाल दिए गए। उसमें बड़ा फिर हंगामा हुआ कि ये कैसे किया जा सकता है, ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, वायलेंस प्रीच करते हैं या सेसेशनिज्म प्रीच करते हैं। तो फिर थोड़ी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई कि मूवमेंट्स जो इंडिया में सेसेशन करने की कोशिश करती हैं उनके बारे में कुछ लिखा गया। लेकिन खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म जो कि एक फिनोमिनन रहा है, उसका रेफरेंस बिल्कुल हटा दिया गया। तो सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की वजह से ये हुआ। तो ये एक प्रॉब्लम चलती रहती है। उससे पहले आपको याद होगा कि कनिष्क जो एयर इंडिया प्लेन बॉम्बिंग हुई थी 1985 में, वो बहुत सीरियस बॉम्बिंग थी मिड एयर में। 300 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए थे। तो उनको उसको 20 साल जेल में वो रहा था और 2016 में उसको छोड़ दिया गया। अब उनके कोई जुडिशियल प्रोसेसेस रहे होंगे या कुछ भी रहा होगा। ही वाज द ओनली कन्विक्ट, जहां तक मैं देख सकता हूँ। वो इतनी सीरियस इंसिडेंट थी, एक ही कन्विक्ट था, लेकिन उसको भी छोड़ दिया गया। तो ये ट्रेंड थोड़ा चलता रहता है। लेकिन फिर आपने जैसा कहा कि वो भी जानते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की वजह से करते हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि इंडिया से रिश्ते हैं, इस किस्म की कोई मूवमेंट नहीं है। तो थोड़ा बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो खालिस्तान रेफरेंडम एक 6 फॉर जस्टिस जो करना चाहते हैं, उसका उन्होंने कहा कि उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसको अपोज करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनसे बात करते रहना चाहिए। मैं ये भी समझता हूँ कि हमारे राजनयिक जो वहाँ हैं वो मुसलसल कंटिन्यूअसली इनसे इन मुद्दों पे बात करते होंगे, ताकि बैलेंस की भी जरूरत नहीं, ताकि जो ठीक बात है वो सामने आए। सर, लेकिन ये जो एसएफजे का आपने जिक्र किया 6 फॉर जस्टिस का, और नवंबर में अब रेफरेंडम में आखिर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, कितने लोग टर्न अप करते हैं नहीं करते हैं। इसमें जो एक आम तौर पर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, खास करके ब्रिटेन और कनाडा की अगर हम बात करें, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर ये लोग रैली करना चाहें या प्रोटेस्ट करना चाहें तो वो स्वीकार्य है, एज लॉन्ग एज कि वो कानून नहीं तोड़ रहे हों। इस पर जो है आपको लगता है कि क्योंकि भारत ने इस मुद्दे को भी उठाया जरूर है, क्या सरकारें इस पर सोचने को मजबूर हुई हैं पिछले कुछ सालों में यहाँ की? देखिए, बहुत एटीट्यूड बदला है। एक तो इंडिया की इक्वेशन जो थी, वेस्टर्न कंट्रीज में ये ज्यादा होता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ऐसी ऐसी धारणा रहती है, ये लोग बिल्कुल कटे हुए हैं। मैं 2007 में वैंकूवर में गया अपने कॉन्सुलेट की इंस्पेक्शन में। तो कॉन्सल जनरल ने मुझे इंडियन कम्युनिटी के कुछ लोगों से मिलवाया। अब ज्यादा बातचीत तो वहाँ हुई, वीजा की हुई या लोकल कंडीशंस की हुई या इंडिया आने जाने का जो उनका है। लेकिन एक दो शख्स मुझे ऐसे नजर आए जिन्होंने मुझे सवाल ऐसे किए जिससे मुझे लगा कि उनका इंडिया के बारे में बिल्कुल गलत धारणा है, कोई कनेक्शन नहीं है। वहाँ प्रॉस्परस हैं, अपने आराम में रह रहे हैं, उनको कोई मालूम नहीं कि पंजाब में क्या कंडीशंस है या इंडिया में क्या कंडीशंस है। उन्होंने कहा कि सिखों के राइट्स ऑब्जर्व नहीं हो रहे, इस किस्म की चीजें। अब हमारे राजनयिक जो कॉन्सल जनरल तब थे और अब हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनको एक्सप्लेन करते रहें कम्युनिटी को। लेकिन अब जब आपकी धारणा गलत है, बायस है, तो उसको हटाना भी थोड़ा आसान नहीं रहता। तो ये वेस्ट में एक फिनोमिनन रहा है इन कम्युनिटीज का। पहले जब हमारे रिश्ते वेस्टर्न कंट्री से थोड़े डिफरेंट थे, कोल्ड वॉर के दिनों में या सोवियत यूनियन के टूटने के भी थोड़ा बाद, तो एक डिफरेंट एटीट्यूड था, बहुत छूट दी गई थी उनको। कश्मीरी मिलिटेंट्स जो हैं या ये खालिस्तान के नाम में जो ऐसी
गलत कार्रवाई करते थे उनको बहुत छूट दी गई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हुई है। लेकिन फिर भी ये कहना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जहां तक मैं जानता हूँ इम्पोज की जा सकती है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, वो आपकी जुडिशरी अंत में डिसाइड करेगी, कोई कंट्रोवर्सी होगी। लेकिन ये कहना कि सेसेशनिज्म प्रीच करें, ये हमारी समझ में नहीं आता। और मैं समझता हूँ कि हम लगातार बात करते रहते हैं उन गवर्नमेंट से, कुछ उनके अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, उनके अपने लॉज हैं, लेकिन अब तो ये मुद्दा तो नहीं रहा कि हमारे रिश्ते उनसे ठीक नहीं है। सिचुएशन बहुत बदल गई है कि वो कंट्री चाहेंगे कि इंडिया में किसी किस्म की गड़बड़ हो या सेसेशन हो, चाहे उनका ये रहा होगा किन्हीं बरसों में जब कोल्ड वॉर की बात थी। अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ अपने लॉज की वजह से ऐसी चीजें करते हैं जो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ संक्षिप्त में, ये एटीट्यूड भी बदल जाते हैं। अब देखिए 9/11 से पहले मैं जिनीवा में था और हम कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स में बैठते थे और हम लगातार उनको बताते थे कि देखिए ये जो टेररिस्ट कश्मीर में आते हैं, जिनको ये मारते हैं, धमकाते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स की ये वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज का ये स्टैंड था कि नहीं, ह्यूमन राइट्स जो है वो टेररिज्म ह्यूमन राइट्स का मुद्दा नहीं है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन सिर्फ स्टेट कर सकती है, नॉन स्टेट एक्टर कोई जो अपने आप को कहता है वो नहीं कर सकती, ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। लेकिन ये लैंग्वेज फिर चेंज हुई, बिल्कुल चेंज नहीं हुई लेकिन थोड़ी चेंज हुई 9/11 जब ट्रेजेडी हुई, उसके बाद मैंने देखा कि भाषा बदल गई। तो ये हाँ, वो पश्चिमी देशों का निश्चित रूप से जो है वो पूरा नजरिया भी बदल गया था आतंकवाद को लेकर। 9/11 वाज अ टर्निंग मोमेंट। सर, इस मुद्दे पर दो आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि एक आप भी कह रहे हैं कि भारत में जो है आज इसकी हवा पंक्चर है, खालिस्तानी मूवमेंट की सिंपथाइजर्स नहीं है, पंजाब में नहीं है। ये रिपोर्ट भी उसी बात को दोहराता है कि इट्स लॉस्ट स्टीम इन पंजाब। लेकिन बावजूद इसके जब इस मुद्दे को भारत बार बार उठाता है, क्या हम ओवर एग्जैजरेट भी करते हैं इस थ्रेट को? क्या इसे एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है टू ट्राई एंड बीट डाउन पाकिस्तान, या जो भी डर हैं, जो भी आशंकाएं हैं, वो बिल्कुल सही हैं और जस्टिफाइड हैं? देखिए, इसको मैं एग्जैजरेशन के तौर पे नहीं देखूंगा, ये हमारा काम बनता है। अगर आप देख रहे हैं कि कोशिश हो रही है, इसको लाइटली भी हम ले सकते हैं। ये हमें समझना चाहिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए हो गई थी और दोबारा उसको करने की कोशिश है। अब 10 भी मिसगाइडेड लोग आ जाएं कहीं से तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ दफा पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इसकी बात की कि ये सक्सीड नहीं हो सकता लेकिन कोशिश जारी है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको चेतावनी देते रहना चाहिए ताकि मामला जो कोशिश है ये आगे ना बढ़ पाए। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब मैं हाई कमिश्नर था तो हर दफा जब इंटीरियर होम सेक्रेटरीज की बात होती थी, मेरे पीरियड में 2 दफा हुई, 2009 से 13 में डायलॉग रिज्यूम किया गया, तो हम ये मुद्दा जरूर उठाते थे जो वहाँ खालिस्तानी टेररिस्ट बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। और हमारा सवाल यही रहता था कि इनको यहाँ क्यों रखा? अगर आप इनको नहीं, हम नहीं चाहते, हम कोई ऐसी चीज नहीं चाहते, अगर नहीं चाहते तो इनको यहाँ से एक्सपेल कीजिए। लेकिन कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर हमें नहीं मिला। तो एग्जैजरेशन नहीं, इसका करना जरूरी हो जाता है। ओके सर, आखिरी में इस मुद्दे पर, क्योंकि इस रिपोर्ट में 2-3 बातें कही गई हैं। एक, गोपाल सिंह चावला का नाम लिया गया है रिपोर्ट में कि गोपाल सिंह चावला खुद जो है वो अब कुछ वक्त पहले तक वहां पे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य भी हुआ करते थे। भारत और पाकिस्तान की बातचीत में हमेशा ये एक बड़ा विवाद रहा है और गोपाल सिंह चावला के जो ताल्लुकात हैं हाफिज सईद के साथ में कि वो गहरे हैं। साथ ही जो दूसरे जिहादी एलिमेंट्स हैं वो लोग किस तरीके से हाथ मिलाए हुए हैं खालिस्तान के साथ में। जो खालिस्तान का मैप है वो अपने आप में बड़ा
इंटरेस्टिंग नजर आता है, क्योंकि उसमें भारतीय पंजाब और भारतीय प्रांत और दूसरे दुनिया भर के क्षेत्रों की तो बात की जाती है, लेकिन पाकिस्तानी पंजाब को जो उसमें पोर्ट्रे नहीं किया जाता है। तो इन तमाम मुद्दों को जरूर उठाया गया है, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर की बात नहीं की गई है, जिसको लेकर भारत की तरफ से बहुत चिंताएं जाहिर की जा रही थी शुरुआती रूप में। आपको लगता है करतारपुर कॉरिडोर में आज भी जो है एक्सप्लॉयटेशन की संभावनाएं बनी हुई हैं? और पाकिस्तान की ये जो तमाम सपोर्ट है, जब कुलविंदर परमार पाकिस्तान भागकर जाते हैं कनाडा से बॉम्बिंग्स के बाद में, उनकी एक फोटो छापी गई है रिपोर्ट में, जहां वो पाकिस्तान के बाजार में खुलेआम बंदूक के साथ नजर आ रहे हैं, तो ये पूरी तरह से ये नॉन स्टेट एक्टर और जिहादी सपोर्ट नहीं, ये स्टेट एक्टर की सपोर्ट की बात की जा रही है? देखिए, एक तो ये कि मैप जो है अंग्रेजी में कहते हैं टेल टेल साइंस, के कुछ जो सीधा नजर नहीं आता, कुछ और संकेत से वो नजर आ जाता है। तो अगर ये मैप बन रहा है उसमें पाकिस्तान का पंजाब इंक्लूड नहीं किया जाता। अब रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह की कैपिटल तो लाहौर में थी, वो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक उनका राज था। तो अगर उसको नहीं इंक्लूड किया जाता तो आप समझ रहे हैं कि उनके पीछे कौन है। दूसरा, ये जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, ये हमेशा इनका कोई ना कोई तालमेल रहता है। तो जहाँ जो सिख एक्सट्रीमिस्ट हैं, देखिए वहाँ अगर बैठे हुए हैं तो आईएसआई की सपोर्ट के साथ ही बैठे हैं, उसके बिना तो पाकिस्तान में वो रह नहीं सकते। उनका साथ सब लोगों को मालूम है, हमें मालूम है कहाँ कहाँ रहते हैं, ये भी मालूम है। तो वो एक तालमेल उनका रहता है। आपने गोपाल सिंह चावला की बात की, का हाफिज सईद से या किसी और से कांटेक्ट रखना, तो ये बात तो नोन है। करतारपुर कॉरिडोर देखिए एक रिलीजियस सेंटिमेंट का मामला है। बहुत इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा है, कुछ ही किलोमीटर है बॉर्डर से, जहाँ गुरु नानक देव की रेस्टिंग प्लेस है, जहाँ आखिरी बरस उन्होंने बिताए। तो इस वजह से एक बहुत सेंटिमेंट रिलीजियस जुड़ा हुआ है। तो बड़ा जरूरी था कि अगर वो कॉरिडोर बन सके, बल्कि प्रपोजल पहले से हमारी तरफ से भी रहा था। और मैं ये हमेशा समझता हूँ कि देखिए पाकिस्तान की तरफ से कोशिश होती, लेकिन हमें अपनी कम्युनिटी में भी भरोसा रखना चाहिए। तो ये कह के हम करतारपुर कॉरिडोर बंद कर दें कि उनकी तरफ से कोशिश होगी तो कोई मास सबवर्शन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। मैंने ये कोशिशें पहले भी आपको बताया बहुत होती रही हैं। तो कोशिश होती है, उसमें हो सकता है एक दो इंडिविजुअल कोई मिसगाइड हो जाए, भटक जाए, लेकिन उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी का सेंटीमेंट इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये जरूरी बात है जो आपने कही कि सक्रिय रहना जरूरी है अथॉरिटीज को इन तमाम ऐसी कंस्पिरेसीज और कोशिशों को लेकर, लेकिन साथ ही साथ जो है निश्चित रूप से हवा टाई फिर एक तरीके से जिसे कहते हैं खालिस्तानी मूवमेंट और सिंपथाइजर्स की हुई है, जहां तक भारत और पंजाब की बात है। ये थे शरद सबरवाल, जो कि भारत के पूर्व राजदूत रह चुके हैं, पाकिस्तान उज्बेकिस्तान में राजनयिक रहे हैं और इन क्षेत्रों को बखूबी समझते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।